नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम यूके ट्रिपल एस पर। जैसे कि आप सभी को पता है आपकी क्लासेस रेगुलर आती रह रही है। आज आपकी जो क्लास आ रही है वो है कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश हम जिसे कहते हैं। देखिए मैं शुरुआत से ही अगर मैं बताऊं तो ये जो कार्तिकेयपुर है यही कत्यूरी राजवंश है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये राजवंश जो है अलग अलग है करके, लेकिन ये जो है ये एक ही राजवंश है जो सबसे पहले इनको जो है वहाँ पे इनका जो जोशीमठ में वहाँ पे होता है इनका जो राजधानी, तो ये लोग वहाँ पे उस टाइम पे उसका नाम क्या होता है कार्तिकेयपुर, जो प्राचीन काल की बात है। और धीरे धीरे मध्यकाल में जब आते हैं हम उसे कत्यूरी राजवंश हमने उसे कहने लगते हैं। जो कत्यूरी राजवंश कहाँ माना जाता है? बैजनाथ में माना जाता है। तो राजधानी उन्होंने क्या कर दी थी? चेंज कर दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, उससे क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास जो है वो आप तो रेगुलर तो आपकी आनी है ही, लेकिन ये है कि आपको क्लास को शेयर करना है। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि क्लास शेयर कीजिए ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जिसकी इसको रियल में ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको ये शेयर करनी है, ठीक है ना। तो देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जो है यहाँ पे जो है एक चीज़ और बताना है कि जो इसका टाइम पीरियड था ना, जो कत्यूरी वंश का, इसमें भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि प्राचीन काल की वो है। तो लेकिन ये लगभग जो है इसका जो है ये पेपर में इतना तो क्वेश्चन पूछता है नहीं, लेकिन यह है कि 700 ईस्वी से कम 1030 ईस्वी तक इसका जो है कत्यूरी वंश का राजवंश माना जाता है। 1030 वंश नहीं, कार्तिकेयपुर का। उसके बाद क्या आ जाता है? कत्यूरी वंश। उसका नाम क्या हो जाता है? कत्यूरी वंश हो जाता है, जो लगभग 1300 के आसपास वहाँ पे माना जाए। फिर उसके बाद कौन सा चंद्रवंश वहाँ पे आ जाता है। 14वीं शताब्दी में चंद्रवंश को पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है? आधिपत्य हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर हम राजभाषा की बात करें, इसकी जो कार्तिकेयपुर राजा की जो राजभाषा थी राजवंश की, वो थी संस्कृत जो है राजभाषा थी। लेकिन लोक भाषा यहाँ पे क्या हुआ करती थी? पाली भाषा हुआ करती थी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। राजभाषा जो होती थी, राजकाज का जो भी वहाँ पे लैंग्वेज होती थी, वो संस्कृत थी। और लोक भाषा जो लोक भाषा वहाँ पे होती थी वो कैसी होती थी? पाली भाषा होती थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक चीज़ ये है इम्पोर्टेंट इसमें कि ये जो है ये प्रथम ऐतिहासिक वंश माना जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा है, तो आपको बताना है प्रथम ऐतिहासिक वंश हमारा कौन सा है? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक वंश माना जाता है, ठीक है। अब देखिए किसी भी अगर हम जो ऐतिहासिक वंश में अगर हम चलें, किसी भी अगर राजवंश की बात करें, उसके स्रोत होते हैं, ठीक है। अब ये उस टाइम पे क्या होते थे, मैंने बताया कि आजकल तो अखबार वगैरह ये चीज़ें बहुत सी स्रोत है कि हम उससे पता कर सकते हैं, या भी या कोई किताब लिख दी किसी ने। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था? अभिलेख जो है इसका प्रमुख स्रोत है। अभिलेख जो कैसे हैं? ताम्र में मिले हैं। कैसे में मिले हैं? ताम्र में इसके अभिलेख मिले हैं। सबसे पहले जो मिला है वो जोशीमठ से मिला है। क्या मिला है? पांडुकेश्वर नामक एक ताम्र पत्र है, वो कत्यूरी का मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तालेश्वर मिला है बागेश्वर से, और एक कंडारा दान पत्र मिला है जो कंडारा से मिला हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है तीनों की तीनों, ठीक है। ये अभिलेख जो है इसमें इनका उल्लेख मिलता है कत्यूरी के राजाओं का, ठीक है। उसके बाद जो आती है देखिए, ये है जो है ये उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, ठीक है। ये आपको पता है, मैंने बता दिया अभी अभी इससे पहले, ठीक है। जो इसका संस्थापक माना जाता है कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश का, वो है बसंत देव को इसका क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। मतलब इन्होंने इसकी क्या करी? स्थापना करी, ठीक है। और जो इनकी प्रथम राजधानी जैसे मैंने बताया कहाँ है, वो जोशीमठ में इनकी प्रथम राजधानी मानी जाती है, जोशीमठ चमोली में। और जो बाद में यहाँ पे बैजनाथ क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। बाद में स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। इनके जो प्रमुख देवता है वो क्या हुआ करते थे? कार्तिकेय भगवान उनके प्रमुख देवता हुआ करते थे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और वास्तुकला तथा मूर्ति कला के क्षेत्र में देखिए इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे एक बनता है पॉइंट कि वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में यह उत्तराखंड का स्वर्ण क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि स्वर्ण जो है इस ठीक है, वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में
क्योंकि इन्होंने अपनी वास्तुकला और मूर्तिकला से इतना, आपको पता है कत्यूरी जो, चाहे वो कोई बागनाथ मंदिर हो, चाहे आप बैजनाथ मंदिर ले लीजिए, कोई भी मंदिर हो, वहाँ पे इन्होंने अपनी मूर्तिकला और जो है वास्तुकला से काफ़ी अपने आज भी आप देखने को मिलता है। वो सब किसकी है? कत्यूरी की देन, यानी कि कार्तिकेयपुर लोगों की जो राजवंश था उन्हीं की देन है। इसलिए इनको क्या कहा गया? वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में यह है उत्तराखंड का स्वर्ण कहा गया इन्हें। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पेपर में ये आता भी है क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद आता है कार्तिकेयपुर राजवंश के जो परिवार। देखिए आप यहाँ पे ये हुआ कि जो अब कत्यूरी जो कार्तिकेयपुर लोग थे राजवंश, वहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लग गया, अलग अलग वंशों में लोग बसने लग गए, मतलब उन्होंने अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया अपना एक वंश। अब मान लीजिए जैसे एक आदमी है, उसके 3 पुत्र है, 3 क्या है, 3 पुत्र है। ठीक है, तो एक ने अपना वंश आगे बढ़ाया, दूसरे ने अपना, और ऐसे ऐसे उनकी पीढ़ियां जो है आगे अलग वंशों में क्या होने लगी, बढ़ने लगी, और उन्होंने अपने नाम पर ही क्या कर दिया, अपना एक वंश आगे वो चला दिया। देखिए सबसे पहले होता है बसंत देव का जो राजवंश है, क्या होता है, बसंत देव का जो राजवंश है वो इसके संस्थापक कौन थे वहाँ पे? इसके संस्थापक बसंत देव स्वयं थे। उन्होंने अपने नाम पर ही अपना जो है राजवंश चला दिया। ठीक है, तो संस्थापक भी यही थे, तो पहला यही है। कार्तिकेयपुर जो राजवंश था, इसके संस्थापक कौन थे? वो भी बसंत देवी थे। और जो इनका एक अलग जो वंश था, उसमें सबसे पहले इनका बसंत देव का नाम आता है, जो इसके संस्थापक थे। और जानकारी कहाँ से इसकी जानकारी हमें मिलती है? बागेश्वर जो त्रिभुवन राज का अभिलेख है उससे मिलती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इनकी जो उपाधि, इनको उपाधि दी गई थी बसंत देव को, वो दी थी परम भट्टाचार्य महाराजा धीराज परमेश्वर की। इनको क्या मिली गई थी? उपाधि दी गई थी किसकी? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की इनको क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी किसको? बसंत देव को। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किस राजा को दी गई थी? तो आप बोलोगे बसंत देव, जो कौन था? कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक भी था। ठीक है, उन्होंने नरसिंह मंदिर की स्थापना की, कहाँ पे? जोशीमठ में। ये भी आपको देना है, ध्यान में रखना। और ये देखिए इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से, ये भी जो पेपर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, जो शरणेश्वर नामक भूमि दान की इन्होंने ब्राह्मणों को, कहाँ पर? ये बागेश्वर में अभिलेख से ही इसकी जानकारी मिलती है कि किस शरणेश्वर नामक भूमि किस राजा ने दान की? वो थे बसंत देव, जो किस वंश के थे? कत्यूरी वंश के थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब फिर अगला जो वंश आता है वो होता है खरपरदेव वंश, यहाँ पे आता है। इसके संस्थापक स्वयं खरपरदेव थे। उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि अपने ही वंश पे इन्होंने अपने ही नाम पर अपना वंश चलाया था। ठीक है, खरपरदेव जो थे इस वंश के संस्थापक थे। इनके जो पुत्र हुआ करते थे वो थे कल्याण राज, इनके पुत्र थे। ठीक है, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? त्रिभुवन राज जो था इनका अंतिम शासक था। ठीक है, इसकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? बागेश्वर शिलालेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। और देखिए इसमें क्या होता है, बंगाल शासक एक धर्मपाल जो थे, वो बंगाल के एक शासक थे। इन्होंने जो आक्रमण किया और इस वंश का जो है वहाँ पे खात्मा हो गया। जो इसके बाद देखिए वहाँ पे इनके कुछ जो वो बचे होंगे निम्बर जो है, उन्होंने एक निम्बर हुआ करते थे, जो त्रिभुवन राज जो था यहाँ पर अंतिम शासक था। इसका कोई अधिकारी या कुछ रहा होगा ये लोग वहाँ पे। तो इसने निम्बर देव अपने नाम पर ही इसने क्या कर दी, अपने निम्बर वंश की एक स्थापना कर दी। क्योंकि बंगाल शासक धर्मपाल ने तो यहाँ पे क्या कर दिया था, कहानी एक छोटी सी सुनिए, कि आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसने बंगाल शासक धर्मपाल ने, और इनको हरा दिया, और यहाँ पे उनका जो है इस वंश का खात्मा कर दिया। लेकिन वहाँ पे एक निम्बर देव हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया, अपने नाम पर वहाँ पर निम्बर वंश की क्या करी, स्थापना करी। ठीक है, इसकी जानकारी हमें पांडुकेश्वर जो है अपने वो पढ़ा होगा। पांडुकेश्वर अभी पीछे मैंने बताया, एक ताम्रपत्र था जो कहाँ से मिला है? जोशीमठ से। उसमें इसकी जो क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि इसमें और संस्कृत भाषा का इसमें उपयोग किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए निम्बर वंश में जो है शासक जो हुए, देखिए यहाँ पे निम्बर वंश में जो है इसमें इस निम्बर ने इसकी स्थापना करी, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए ईस्टगण जो है यहाँ पे एक शासक होता है, जिसने पूरे उत्तराखंड, यानी कि पूरे संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ से बिल्कुल नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
कि जो इष्टगण था, जो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि पेपर में जो उत्तराखंड को किस शासक ने उत्तराखंड को, संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, तो आप बोलोगे वो कौन था? निम्बर वंश का द्वितीय राजा इष्टगण था, जिसने क्या किया, अपने पूरे उत्तराखंड को, संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है ललित सूर्यदेव जो है, यहाँ पे उसका अगला राजा आता है। वो क्या करता है, देखिए इसका जो पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे क्या कहा गया है, कलिक लंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए इसको क्या कहा गया है, 12 अवतार कहा गया है। 12, ठीक है, 12 अवतार किसको कहा गया है? आप बोलोगे ललित सूर्यदेव को इसको क्या कहा गया है, 12 अवतार के नाम से जाना गया है। ठीक है, देखिए ऐसे वैसे महान राजा हुए कत्यूरी राजवंश के, जो अनेकों उन्होंने उपाधियां धारण की। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसमें कहा गया है ये। एक तो ये है कि पांडुकेश्वर जो है ताम्रपत्र में, इसको क्या कहा गया, कलिक कलिक लंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए, कलिक लंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार कहा गया इसको। ठीक है, ये आपको बिल्कुल। देखिए ललित के बाद जो आता है यहाँ पे आता है भूदेव, जो अगला शासक होता है। भूदेव जो ये ललित का पुत्र था, ललित पुत्र था, और इसने जो है बैजनाथ मंदिर में जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि सहयोग करा इसने बैजनाथ मंदिर में, जो वहाँ पे बन रहा था निर्माण में, उसका सहयोग करा। और ये कैसा था, अंतिम शासक था निम्बर वंश का। और इसने 1150 ईस्वी के आसपास क्या कहते हैं, वहाँ पे अपना जो है शासन जो है वहाँ पे आधिपत्य जमाया। ठीक है, ये आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला वंश जो है सलुणादित्य वंश आता है। देखिए ऐसे अलग अलग वंश हुए जो है। यहाँ पे अगला जो आता है सलुणादित्य वंश आता है। इसकी स्थापना इच्छर देव ने करी। किसने करी? इच्छर देव ने। ये सलुणादित्य यही एक ऐसा वंश था जिसने अपने जो सलुणादित्य जो थे, इसके पापा या दादा हुआ करते थे, उनके नाम पे इसने क्या करा, अपना वंश रखा इच्छर देव ने। और यहाँ पे जो है अनेकों शासक हुए। उसके बाद देसर देव हुआ, यहाँ पे पद्मट देव हुआ, और जो है सुभिक्ष सुभिक्ष देव हुए। कौन हुए? सुभिक्ष राज देव हुए, जिन्होंने क्या करा, जो मैं कह रहा हूँ ना, अब यहाँ से कत्यूरी वंश स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सुभिक्ष राज क्या होता है, इसने कत्यूर घाटी को अपना क्या बना दिया, राजधानी बना दी सुभिक्ष राज द्वारा। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, किस शासक द्वारा जोशीमठ चमोली से, यहाँ जो वहाँ पे चमोली इनकी राजधानी थी, वहाँ से बैजनाथ करी, तो आप बोलोगे सुभिक्ष राज। और यहीं से इनका नाम क्या पड़ गया, कत्यूरी पड़ गया। ठीक है, वंश वही है, लेकिन ये क्या कहलाए, कत्यूरी कहलाए। पहले क्या कहलाते थे, कार्तिकेयपुर जो राजवंश था वो कहलाता था, लेकिन अब यहाँ पे कत्यूरी कहलाएंगे ये। अब हम यहाँ से धीरे धीरे मध्यकाल की ओर आ जाएंगे। ठीक है, और मध्यकाल में हम किसको पढ़ेंगे, कत्यूरी के जो बैजनाथ में इतिहास इनका, वहाँ पे हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने क्या करा, देखिए पहले तो हमने कत्यूरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद उनके वंश के बारे में पढ़ा, जिन्होंने अपने अलग अलग वंश में यहाँ पे इनको वहाँ पे भेज दिया। ठीक है, देखिए एक चीज़ और है इसमें, यहाँ पे वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो शंकराचार्य जी थे ना, शंकराचार्य जी जो है यहाँ पे 800 ईस्वी में यहाँ पे इनका आगमन होता है। और तो आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि यार शंकराचार्य जी कब यहाँ पे उनका आगमन हुआ, तो आप बोलोगे शंकराचार्य जी का आगमन कब होता है, यहाँ पे 800 ईस्वी में होता है। और ये 800 ईस्वी में केदारनाथ, 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपना क्या करते हैं, शरीर त्याग करते हैं। तो ये आपको उत्तराखंड जो शंकराचार्य जी कब आए, आपको पेपर में पूछता है ये क्वेश्चन, तो आप बोलोगे वहाँ पे कत्यूरी के समय यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि कार्तिकेयपुर राजाओं के जो जब यहाँ पर अधिकार था, तब यहाँ पे शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। और यहीं पे अपने केदारनाथ में इन्होंने क्या करा, शरीर का त्याग करा। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि किस तरह से। और जो नए बच्चे हैं यहाँ पे, उसे उन्हें अपना क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल और बेल आइकन यहाँ पे दबा लेना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।